तो पॉलिटिका चैप्टर 2 संघवाद हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, संघवाद का अर्थ साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघ यानी संगठनवाद यानी विचार। तो सीधी सी भाषा में यह है, जो कल नहीं आए थे उनके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अपन शुरू से शुरुआत करते हैं कि संघवाद क्या है। संघ का मतलब होता है संगठन। संघ का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है विचार। वाद का मतलब क्या है? यानी जब कोई संगठन एक विचार को लेकर कार्य करता है तो वह संघवाद कहलाता है। लेकिन ये जो संघवाद है, ये अपने क्लास में अपनी चैप्टर में क्या कर रहा है, पॉलिटी में क्या कर रहा है, और इसका इसके अर्थ में क्या अर्थ है, तो इसको समझने के लिए भारतीय राजनीति के चैप्टर 2 को समझते हैं। संघवाद साधारण शब्दों में कहे तो संघ यानी संगठनवाद यानी विचार। तो भारत की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इसको एक एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखते हैं। देखिए, देखो संघवाद, जब हम अकेले अकेले रहेंगे तो संघवाद नहीं रहेगा। लेकिन जब हम हाथ मिला लेंगे और एक लक्ष्य को लेकर काम करेंगे तब वह संघवाद कहलाएगा। हाथ मिला लिया, एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, एक ही ध्येय है मन के अंदर, तो वह संघवाद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम फॉर एग्जाम्पल, आओ आओ, जैसे अभी अकेले है, अभी इनका कोई संघवाद नहीं है। अकेले इनकी एक ही सोच है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, यूट्यूब पर रील्स देखेंगे। अब इनकी शादी हो जाएगी, आ जाओ, आओ आप आइए। अब इनका विवाह हो गया इनके साथ, इनका विवाह हो गया। अब इन दोनों का, अब ये दोनों एक हो गए, संगठन बन गया, समूह हो गया। और लक्ष्य क्या है कि हमारा घर खुशहाल रहे, हमारा घर खुशहाल है। इसके अलावा हमारे 2 नन्हे मुन्ने राई हो। इसके अलावा हम अपने परिवार को सुख समृद्धशाली बनाए और हम हर शौक अपने जीवन के पूरे कर पाए, हमारे हर प्रकार की सुविधाएं हमारी पूर्ण हो। तो ये हमारा लक्ष्य हो गया, संगठन हो गया। अब दोनों मिलकर इसका कार्य करेंगे। जाओ, तो ये हो गया संघवाद। यानी जब हम दो या दो से अधिक स्तर के लोग मिलकर कोई एक लक्ष्य को लेकर कार्य करते हैं तब वह संघवाद कहलाता है। तो आप इसके अंदर भारत की दृष्टि में देखते हैं, ये है भारत की संसद। ये भारत की क्या है? संसद के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करते हैं। या आपको हाथ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये कन्या के हाथ नहीं है, हालांकि ये कन्या का हाथ जरूर है। दिख जाता है, देख लो, सेम हाथ है कि नहीं है? इसको और आसान भाषा में समझते थे। भारत की दृष्टि में संघवाद क्या है? ये है, देखिए, भारत में संघवाद यानी क्या? एक है भारत में तीन, देखो, भारत में जो भारत को चलाते हैं, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांटा गया है। यानी अगर केवल भारत को केंद्र सरकार चलाए और कोई राज्य सरकार ही नहीं रहे, केवल केंद्र सरकार चलाए और किसी प्रकार की राज्य सरकार नहीं रहे, तो क्या वो संघवाद कहलाएगा क्या? क्योंकि संघवाद का मतलब ही संगठन है, समूह है। और जब तक समूह ही नहीं है तो संघवाद होगा ही नहीं। यानी जब केंद्र के हाथों में राज्य सरकार अपने हाथ मिला लेंगे, जब केंद्र का साथ राज्य देगा, तब वह संघवाद कहलाएगा। अगर राज्य को हटा दे तो संघवाद नहीं कहलाएगा। लेकिन राज्य मिल गया, केंद्र के साथ हो गया, इसलिए केंद्र और राज्य मिलकर संघवाद बना गया। लेकिन 2 से ज्यादा स्तर भी हो सकते हैं, 2 स्तर जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 स्तर तो होने ही चाहिए। एक स्तर हो गया केंद्र सरकार, एक हो गया। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं। देखिए, मैंने बताया था संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है
जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, केंद्रीय स्तर की और प्रांतीय स्तर की। यानी संघवाद तब तक अधूरा है जब तक राज्य नहीं है, जब तक प्रांतीय नहीं है। अकेला केंद्र सरकार से काम नहीं चलेगा, अकेले मोदी जी से काम नहीं चलने वाला। जब तक अशोक गहलोत जी राजी खुशी नहीं रहेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी तो देश चलेगा। यानी तभी संघवाद असली स्तर पर अपना कार्य कर दिखाएगा। आगे इसको समझते हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। देखो, अब हम इसका रूप पढ़ रहे हैं। अब तक हमने परिभाषा पढ़ी, अब हम इसका रूप पढ़ेंगे। तो फिर से आपको आना पड़ेगा। आओ फिर से आ गए हमारे बीच में। ये है केंद्र सरकार। ये कौन सी सरकार है? ये है राज्य सरकार। ये कौन सी है? इनकी व्यवस्था पढ़ रहे कि ये है कैसे। अगर हम इनकी लाइन में बात करें तो ये छोटे से है, मोटे से नहीं है, बाल फैशन वाले हैं, इधर से उधर से नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये राज्य सरकार है, टी शर्ट पहन रखे है, चप्पल में है, पजामा भी है। यानी ये इनके बारे में बताने की जानकारी हो गई। लेकिन संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो के बारे में बताया गया है। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में बताया है, तो केंद्र राज्य के थोड़ा बायोडाटा तो चाहिए कि कैसा है, कैसा क्या स्वरूप है, केंद्र के पास क्या पावर है, राज्य के पास क्या पावर है, केंद्र की क्या विशेषताएं है और राज्य की क्या विशेषताएं है। मोदी जी, गहलोत जी, मोदी जी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तो पहली लाइन कह रही है कि केंद्रीय सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। देखो, अब इन दोनों में अगर पावर की बात करें कि किसके पास ज्यादा पावर है, केंद्र के पास या राज्य के पास, तो बात आएगा कौन सी सरकार? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। ये है हमारी केंद्र सरकार। कौन सी सरकार है? ये केंद्र सरकार अपना घर 3 मंजिल का आराम से चला रही थी, लेकिन सफाई ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए 2-3 आदमी और होना चाहिए जो सफाई बढ़िया ढंग से करते। तो इन्होंने गोपी बहू को जिम्मेदारी दे दी और एक राखी, क्या नाम था, राशि और गोपी बहू, इनको जिम्मेदारियां दे दी। यानी हम कह सकते हैं कि राशि और गोपी बहू राज्य सरकार है कि नहीं है, और ये केंद्र सरकार का काम कर रही है। लेकिन केंद्र ने पावर राज्य को दी है, लेकिन इसकी पावर कम थोड़ी ना हो गई है। केंद्र के पास पावर थी, इन्होंने बस प्रसाद की तरह बालाजी का प्रसाद समझ के ना, भाई थोड़ा सा प्रसाद तू ले ले और थोड़ा सा प्रसाद तू ले ले। यानी पावर को विभाजित कर दिया, सत्ता की जो ताकत है उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन अपनी पावर को कम नहीं। यानी केंद्र सरकार तो पावरफुल थी, है और रहेगी। तो पहली लाइन यही कहना चाह रही है, जो हमने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब दूसरी लाइन को समझते। देखिए, आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत स्तर की सरकारें होती है, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। देखिए, एक के पास तो है राष्ट्रीय स्तर के विषय और एक के पास में होते हैं दैनंदिन कामकाज के विषय। यानी अब हम समझेंगे कि केंद्र सरकार के पास तो क्या विषय है, यानी वो क्या काम कर सकती है, क्या पावर है। कोकिला बहन के पास क्या पावर है और राज्य सरकार के पास में क्या पावर है। राज्य सरकार क्या काम करेगी, केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी और केंद्र सरकार क्या काम करेगी।
तो केंद्र सरकार क्या काम करेगी उसके लिए अपन इस चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या क्या विषय इसमें बताए गए। देखिए एक सामान्य एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, हालांकि इसमें काफी और है लेकिन इसको समझने का प्रयास करें। देखिए एक है कोकिला बहन, कौन सी बहन? एक है गोपी बहू, दूसरी कौन सी है? गोपी बहू और राशि है राज्य सरकार, कोकिला बहन है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार की क्या ताकत है और राज्य की क्या ताकत है इसको समझिए। देखिए अपना देश में, अपने देशों में डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, हर काम के अनुसार डिपार्टमेंट। ऐसे ही सबसे पहला विभाग है रक्षा विभाग। कौन सा विभाग है? यानी रक्षा करने का काम हमारी बाहरी रूप से और कभी कभी आंतरिक रूप से जो रक्षा करते हैं उस पूरे विभाग का नाम है रक्षा विभाग। क्या नाम है? अब ये जो रक्षा विभाग है इसको जल सेना, थल और वायु इन 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। जल का काम अलग है, वायु का काम अलग है और थल का काम अलग है। और इन सब तीनों को जो जो अंडर में ले रखे हैं वो है केंद्र सरकार। वो कौन है? और अगर ये काम गलती से राज्य को दे दे तो नुकसान होगा या फायदा? नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि कभी कभी गोपी बहू या राशि के मन में आ जाए अब तो सास को लुढ़का देते हैं। क्या कर देते हैं? सास बहुत ज्यादा खुद को होशियार समझ रही है, सास को लुढ़काओ और अपनी सासू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और यानी कभी कभी राज्य तो 28 है ना, 28 में से एक के मन में भी कुछ हो गया तो भाई साहब पावर इनके पास में कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ मिल सकता है, अमेरिका में चल जाए। अमेरिका वाले आ जाओ, मैं आना चाहता हूँ। यानी कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विभाग है, उन्होंने सेंटर ने अपने अंडर कर रखा है। रक्षा का काम हम करेंगे। रक्षा का काम कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंध, विदेश में जाना, विदेश में घूमना, विदेश में मिलना, ये सब काम मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? केंद्र सरकार करेगी। कौन सी सरकार करेगी? केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय संबंध निभाएगी। अगर क्यों निभाएगी इसका कारण, क्योंकि मिलने से पहले पूरा डेकोरम होता है, सिस्टम के साथ मिला जाता है। अगर मान लो राज्यों को दे दिया तुम भी विदेश नीति अपनाओ, तुम भी अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाओ, तो हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव चले जाएंगे अमेरिका में, कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को इधर आ, लगा थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा तेरे लिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 28 राज्य है और मुख्यमंत्री कैसा है क्या पता। लेकिन केंद्र सरकार का एक आदमी जो जिम्मेदार होगा तो कम रहेगी गलती होने की संभावना। ठीक है, यानी केंद्र सरकार ने यह काम अपने जिम्मे ले रखा है। राज्य सरकार को कहा तुम राज्यों का ध्यान रखो और मैं केंद्र का ध्यान रखता हूँ, मैं विदेश का ध्यान रखता हूँ। तभी देखे होंगे आपने, जब विदेश में जाते हैं तो मोदी जी जाएंगे या विदेश मंत्री जाएंगे, या कोई विशेष परिस्थिति में कोई और मंत्री भी जा सकता है, लेकिन या तो विदेश मंत्री जाता है या फिर मोदी जी जाएंगे या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाएंगे। यानी केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य सरकार गहलोत जी नहीं जाएंगे, गहलोत जी नहीं जाएंगे। यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध भी उनके साथ। ऐसे ही बंदरगाह हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया और संचार हो गया, ये सभी कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। बंदरगाह के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जो भी माल जाना, वहां से आना, शिप वगैरह, जहाज वगैरह। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसको कोकिला बहन ने अपने अंदर कर रखा है। इसकी तिजोरी की चाबी नहीं दी है। और राज्य सरकार को क्या काम किया है? स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान याद रखेगा। सुबह सुबह कचरा कचरे पात्र में डालो, गाड़ी वाली आई घर से कचरा निकाल। यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था में कोई भी व्यवस्था हो सकती है, जल की हो सकती है, स्वच्छता की हो सकती है, या कोई अन्य प्रकार की हो सकती है। ये सारा काम राज्य देखेगा। पुलिस,
अगर बाहर आओगे सूजी लेकर जाओगे। लॉकडाउन में सूजी लेने का काम इनका ही था। यानी केंद्र ने राज्य के पुलिस को कह दिया, या राज्य सरकार ने अपनी होम मिनिस्टर हो, अपना गृह विभाग को साफ निर्देश दे दिए, अगर लॉकडाउन में कोई बाहर आया तो सूजी लिए बिना नहीं भेजना, सूजी देकर ही भेजना। इसलिए कहावत बन गई कि अगर बाहर आओगे तो सूजी लेकर, अगर बाहर आओगे तो सूजी लेकर जाओ। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ हो गई, यानी स्वास्थ्य, किसी की बीमार हो गई, मम्मी आज सिर दुख रहा है, बदन दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में गड़बड़ हो रही है, 2 बार जाया है दिन में, तीसरी बार जाने की इच्छा हो रही है, ये सारी समस्या का समाधान की जो जिम्मेदारी लेगा वह राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। कौन सी सरकार के अंतर्गत आएगी? राज्य सरकार। हॉस्पिटल हो गया, दवाखाने हो गए, साफ सफाई हो गई और खेती किसानी हो गई। तभी तो कभी कभी राज्य सरकार कहती है 10 दिन में कर्जा माफ, 10 दिन में या 20 दिन में कर्जा माफ, या 1 महीने में, या 1 साल, या 10 साल में नहीं। यानी राज्य सरकार के पास थोड़ी पावर दी गई, यानी ये सब कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे और ये सब कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। तो दोनों की शक्तियां समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, फिर से अपनी सही से आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। सबसे बड़ी बात, कोकिला बहन ने यानी केंद्र सरकार ने तिजोरी की चाबी दोनों को दे दी, यानी राज्य सरकार को दे दी। अब राज्य सरकार को दे तो दी, लेकिन अब इंटरफेयर नहीं करेगी, दखल अंदाजी नहीं करेगी। केंद्र ने कहा मैं अपनी जगह ठीक हूँ, राज्य को कहा तू अपना काम कर, मैं तेरे अंतर्गत कोई काम नहीं करूंगा और तू मेरे अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी दोनों अपनी अपनी जगह आजाद है, खुले सांड है, जहां मन में आएंगे वहां जाएंगे। खेत के चाहे कितनी तुम कुछ कर दो, जाना है तो जाना है, यानी एकदम छुट्टे सांड की तरह घूमेंगे, है ना। सरकारी देखिए आगे, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे समझते हैं थोड़ी और विशेषता हो। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। मैंने पहले ही कह दिया, या तो 2 होगी या 2 से अधिक होगी। भारत में 3 है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 प्रकार की, 3 स्तर की सरकारें अपने यहाँ है। समझ में आ गया? स्तर अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। यानी स्तर भले ही अलग अलग हो, लेकिन शासन तो अपने पर ही होगा। किस पर होगा? अपन यानी जनता, अपन यानी चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो या चाहे स्थानीय हो, शासन करेगी तो जनता पर करेगी। किस पर करेगी? तीनों स्तर की सरकार मिलकर शासन करेगी जनता पर, अधिकारों की पूर्ति करेगी जनता के लिए, यानी सभी कार्य जनता के लिए करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। अलग अब आगे चलते हैं। तीसरी पंक्ति, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। देखो भाई, संविधान बनाने वालों में कितना दिमाग है। बनाने से पहले पता था कि लड़ाई होगी, यानी बड़ सासू जी ने पहले सोच लिया था व्यवस्था कैसे निभानी है, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, पहले व्यवस्था करके गए थे अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम।
उन्होंने सोच लिया था कि आगे कोई गड़बड़ नहीं हो, ताकत के नाम पर लड़ाई नहीं हो कि मेरे पास ये ताकत तेरे पास ये ताकत। इसलिए संविधान में पहले से ही वर्णित किया गया है कि साहब तेरा काम ये रहेगा और तेरा काम ये रहेगा। यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय तीनों का काम संविधान में। अगर कोई गड़बड़ करे, कोई मुख्यमंत्री कहे कि साहब तेरी तेरी चलेगी क्या, मैं करूंगा ये काम, तो तब फिर उसको कहा जाए देख ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तेरा काम ये रहेगा, तेरा काम है सब्जी बनाने का, मेरा काम है आटा लगाने का, तेरा काम है छूकड़ देने का, मेरा प्याज काटने का। सबका काम डिवाइड है। तेरा काम इंस्टाग्राम पर रील बनाने का, पतली कमरिया हाय हाय हाय, और किसी का काम कुछ और है। यानी हर हाथ को काम, हर हाथ को दाम, सबका काम सबका काम, बटा हुआ है बटा हुआ है। समझ में आ गया यार? आगे देखो, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है। यानी अगर आपको किसी अधिकार में चेंज करना है, किसी भी कानून में चेंज करना है, तो ये दोनों स्तर की सरकारों को छूट दी गई है कि दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने जगह पर छूट इसमें चेंज कर सकती है। लेकिन ये जो चौथी पंक्ति है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से ही संभव होता है। देखो कैसे इसको समझते हैं। अभी तक देखिए, सामान्य जो संविधान में जो संशोधन है, यानी संविधान में जो नियम कानून दे रखे हैं, उनको सामान्य अगर है तो उनको तो केंद्र सरकार चेंज कर सकती है। केंद्र सरकार यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों एक कमरे में बैठे दिल्ली में, संसद में बैठे, इधर से इधर पास हुई, बिल पास हुआ, कानून बन गया, चेंज हो गया। यानी केंद्र सरकार सामान्य नियमों को चेंज कर सकती है, लेकिन संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनको सरकार आसानी से चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों की सहमति होना जरूरी है। केंद्र सरकार कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही चेंज करूंगी, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार की सहमति चाहिए मौलिक अधिकार के लिए। तो थोड़ा मौलिक अधिकार को समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब है कि जो सबसे जरूरी हमारे मूल अधिकार है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो उसको समझते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आओ, आप आओ, आओ, अब आप आओ बाहुबली। संविधान में मौलिक अधिकार में साफ है, एक तरफ है बाहुबली 2, 3, एक कटप्पा का छोटा पोता बेटा। अगर अब ये कहे कि मैं भी 10वीं में, ये कहे मैं भी 10वीं में, लेकिन अगर ये भेदभाव करे तो कौन बेटा पिया ही नहीं, कॉम्प्लेन पिया ही नहीं, मेरे कॉम्प्लेन पिया है, मैं लंबा हूं। अगर ये लंबाई के आधार पर भेदभाव करता है तो ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ये जाएगा थाने में, सॉप मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मैं भी 10वीं में, ये भी 10वीं में, लंबाई के आधार पर भेदभाव किया। मेरे को कहता है तुमने कॉम्प्लेन क्यों नहीं किया? अरे क्या गलती है मेरी? मैं मरता है कॉम्प्लेन नहीं करती। यानी कुल मिला के आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब आप आओ, तुम आओ, हाँ आओ। अब देखो, अब ये थोड़ा किम जोंग है, लगता है कभी कभी यूरोप हाथी से आया है, हालांकि आज पता नहीं क्यों लग रहा है। अब ये कहे कि मैं तो गोरा हूं, मैं तो क्या हूं, मेरे से बड़ा गोरा कोई है ही नहीं संसार में। डेली पे लवली लगाता हूँ ओट्स क्रीम, और ये कहे मैं तो रोज लगाता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं भी लगाता हूँ, मेरे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा कि भाई साहब तू सांवला है या मैं काला हूं या तू गोरा है,
रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, अन्यथा संविधान कहेगा कुटाई हो जाएगी संविधान के हिसाब से, सूजी लेकर जाना पड़ेगा, जाओ दोनों बैठ दो। कहने का मतलब है पहला, मौलिक अधिकार भेदभाव समानता का अधिकार देता है। आप समान रहेंगे, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे आपकी जाति किसी प्रकार की हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंतर्गत आते हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये मौलिक अधिकार हमें कहता है। अगर ऐसा होता है तो आप जाओ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ, FIR, और थाने में पुलिस वाले को कहो, पुलिस वाले अंकल मेरे साथ भेदभाव हुआ है, कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज करे, और उनको सूजी दे, थोड़ी थोड़ी सूजी दे। फिर पुलिस वाले कहेंगे ओके बेटा डोंट टेंशन। यानी ये अधिकार है। दूसरा ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, आप आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे। आपको कोई दबा के नहीं रख सकता। मैं नहीं कह सकता यही बैठेगा, क्लास में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। यानी आपकी आजादी में किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आप आजाद थे, आजाद है और आजाद है। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ में कोई शोषण युक्त कार्य हो रहा है, आपका मानसिक शारीरिक शोषण हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ भी अपील दर्ज कर सकते हैं, और इसमें आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। संविधान साफ कहता है, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप जाइए और सूची दिलवाइए। शोषण मीन्स आ जाओ, शोषण मीन्स किया हुआ, आपके साथ ही होगा शोषण। जैसे अब इसकी उम्र दिख रहे हो कैमरे में, आपकी उम्र 14 साल से कमी है, मान लो कमी है और है भी कमी। अब इनको किसी होटल में या किसी ढाबे पर इनसे जबरदस्ती काम करवा रहे, मान लो साफ करके ला, गिलास साफ करके ला चाय का, और ये काम नहीं करा, 24 घंटे काम करा रहे, पिटाई करते, पिटाई करती है, इनके साथ शोषण हो रहा है। अब ये फिजिकल शोषण है। कौन सा शोषण है? पिटाई हो रही है, फिजिकल शोषण, चाटा लगा दिया, फिजिकल शारीरिक शोषण। अब ये शोषण के खिलाफ अपील कर सकते हैं, साहब मौलिक अधिकार है हमारा, आप ऐसे नहीं पीट सकते, शोषण कह रहे हो हमारा, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये हो गया शारीरिक। अब मैंने इनको मानसिक शोषण दिया, कॉम्प्लेन क्यों नहीं पीता, क्यों नहीं खाता, क्या हो रहा है, बिल्कुल पतला सा हो रहा है। अब ये चोट इसके शरीर पर नहीं लगी, मन पे लगी है, दिल पे लगी है, तो ये मानसिक शोषण है। लेकिन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात अगर लड़कियों को कह दे, जैसे अरे चुड़ैल कही की काली, ऐसे कहते, गलती से इतना शब्द कह दिया, मेरे को काली कहा, मैं काली हूँ। अपनी दोस्त से पूछेगी मैं काली हूँ, मैं तो डेली क्रीम लगाती हूँ, मेरा मानसिक शोषण हो रहा है। यानी अगर आप बच के रहना भाई, कभी मत कहना, मैं भी नहीं कहूँगा, मैंने कहा ही नहीं, मैं तो लड़कों के लिए कहा, सही कहा ना। हाँ। यानी इसको कहते हैं मानसिक शोषण, शारीरिक एंड मानसिक। ये हो गया शोषण के विरोध अधिकार। यहाँ तक के लिए ये अधिकार आगे आएंगे, इसलिए थोड़ा विस्तृत रूप से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपनी अपनी पद्धति से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हो, टन 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 अमिताभ बच्चन कुछ भी करो, ईसाई हो डोरेमोन करो, कोई मना नहीं है, और मुस्लिम हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इस कार्य के बीच में दखल अंदाजी होती है, आप हिंदू हो, मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, ईसाई हो, चर्च नहीं जाने दिया जा रहा, मुस्लिम हो, मस्जिद में अनुमति नहीं हो रही, आपको अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पालन नहीं किया देने जा रहा, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो, क्योंकि आप धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार मिला हुआ है। यानी धार्मिक रूप से आप आजाद हो, आप कुछ भी करो, क्लियर। धार्मिक, ठीक उसी प्रकार शिक्षा का अधिकार,
आप चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, पतले हो, मोटे हो, डोरेमोन हो, चाहे नोबिता हो, कुछ भी हो, आपको एजुकेशन मिलेगी। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। और 8वीं तक तो फ्री में पढ़ सकते हो आप सरकारी स्कूल में, है ना। निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। उच्च शिक्षा में जरूर थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन उसमें भी आजकल स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्था हो गई है। यानी शिक्षा के अधिकार से कोई वंचित नहीं रह सकता। अगर आपके भी आसपास में कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित है तो आप उसको तुरंत कहो, देखो भाई शिक्षा का अधिकार है, आप एजुकेशन क्यों नहीं दिलवा रहे। आप अपने घर के आसपास देखना, अपने घर के आसपास देखेंगे तो पाओगे कि कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। जब पढ़ाते नहीं है तो साफ साफ को कि मौलिक अधिकार है एजुकेशन राइट, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, मिलना चाहिए। संविधान कहता है पैसा भी नहीं लगेगा सरकारी स्कूल में जाओ, क्या का पैसा लगेगा। और RTE राइट, ये जो प्राइवेट स्कूलों में उसमें निःशुल्क भी पढ़ सकते हो, उसकी भी व्यवस्था भी है RTE के तहत। तो ऐसी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है। यानी शिक्षा का अधिकार सबके लिए था, है और रहेगा। आगे देखिए, अब सबसे बड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लो ये सारी व्यवस्था फेल हो गई, मिल तो गए अधिकार, लेकिन आपका कोई फॉलो ही नहीं हो रहा, कोई मानता ही नहीं आपकी बात, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। संवैधानिक इसकी प्रोसेसिंग अलग है, तो आपको इस अधिकार के तहत आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी उपचार कर देगा, साथ ही लिखा हुआ ना उपचार। यानी जो आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर आपका उपचार नहीं हो रहा है तो ये करेगा आपका उपचार, यानी आपको सूची दिलवा कर ही रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि संघवाद क्या है, संघवाद की परिभाषा थी, संघवाद की सामान्य विशेषताएं हमने पढ़ ली है। 1-2 पॉइंट और है, उसको और आप कंप्लीट कर लें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे मान लो ये सारी प्रकार की ये जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, अगर इनको आपका कार्य नहीं हो रहा, जैसे मान लो समानता का अधिकार, पुलिस में गए, पुलिस को जो काय का भेदभाव हुआ है वो तुम्हारे साथ भेदभाव करते, तुम तो भेदभाव की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे और पुलिस वाला ही कहते कोई भेदभाव नहीं हुआ, चल निकल ऐसा कर दे, तो इस के अंतर्गत आप, इसके अलग प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, इसके अंतर्गत आप पुलिस की भी शिकायत कर सकते हो। इसके लिए अलग प्रकार की लोक अदालतें बनाई गई, तो इसके अंतर्गत आप जाओगे तो आप पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी आपकी समस्या के आड़े आ रहा है उसका आप समाधान कर सकते हो, सूझी दिला सकते हो, पुलिस को भी सूझी दिला सकते हो, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, ये चौथी पंक्ति हमने कंप्लीट कर ली थी, ये वाली। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी जो ये अदालतें हैं उनको संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। इसको समझते हैं। देखिए पॉइंट है विशेषता में अगला कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, अगर मान लो इनके बीच में कोई अधिकारों के बीच में विवाद हो जाता है तो अदालतें इसकी देखरेख करेगी, ये बताएगी कि भाई साहब तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है। जैसे मैंने कहा कोकिला बहन केंद्र सरकार और ये जो राक्षी और गोपी बहू राज्य सरकार, अब ये दोनों नाराज हो जाए क्या अपनी पावर के लिए लड़े कोकिला बहन से कि मेरे पास ये पावर, यानी राज्य सरकार कहे केंद्र सरकार से कि साहब मेरा ये अधिकार है तुम्हारा ये अधिकार है, यानी विवाद हो जाए किसी बात पर। अब किसी बात पर विवाद हो गया, दोनों में पड़ रही नहीं,
सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। तो समाधान कहाँ मिलेगा? तो समाधान के लिए केंद्र सरकार आएगी कोर्ट में। कहाँ आएगी? कोर्ट में। और दूसरा पक्ष इधर की तरफ बैठे होंगे, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वकील साहब, जज साहब। अब यहाँ पर आने के बाद में चर्चा होगी, आर्ग्यूमेंट्स रखे जाएंगे, तर्क वितर्क होगा। उसके बाद में जज साहब कहेंगे तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तो तेरा काम ये है। जैसे किसी घर में दो बहू है, बहू और एक सासू है। अब दो बहू लड़ रही है, झाड़ू के नाम पर, चाय के नाम पर। रोटी कौन बनाएगा, सब्जी कौन बनाएगा, साफ कौन करेगा बच्चों की मतलब इस बात पर लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई में काम बटा हुआ नहीं है, कभी 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 कौन लड़ता है, कभी कौन सी बहू लड़ती है, कभी कौन सी बहू लड़ती है। एक बार तो लड़ाई इतनी बढ़ गई, चोटी पकड़ ली आपस में, चोटी पकड़ ली, बेचारी रोने लग गई, चुड़ैल का असली रूप सामने आ गया। ओ सॉरी, मतलब ऐसा मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया? हाँ सही बोलता हूँ वैसे मैं ना। असली रूप सामने आ गया, सारी क्रीम बाहर आ गई। उसके बाद में गलती से कोई और आ गया बाहर का पड़ोसी कोई, वो उसको आती और मेरी इंसल्ट हो गई, बेहोश हो गई दोनों के दोनों। जब होश आया तब सासू को बोले तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, हमारे अधिकार पहले से क्यों नहीं बताए, मेरा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। ऐसा थोड़ी ना होता है। पड़ोसी देख लिया हमको, मेरी पूरी क्रीम निकल गई, बाहर भी ऐसे साफ नहीं थे। यानी अब इनका समाधान सासू करेगी। कौन करेगी? ठीक उसी प्रकार ये जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार रूपी बहु ये लड़ेगी तो ये जाएगी कोर्ट में। कोर्ट कहेगी चुप रहे, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, हाथ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यानी इस प्रकार इनके अधिकार बटे हुए हैं। क्या तक समझ में आ गया? कोर्ट क्या कर सकती है? मोदी जी बाय कर दो। ठीक है।